बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कहा जाता है कि इंसान की जिंदगी में 12 मसले होते हैं और इन 12 मसलों में हर मसला जानलेवा होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका कोई इशू हो और आपकी जिंदगी को वो इशू अजाब ना कर रहा हो। लेकिन यह भी है कि अगर एक इशू कहा जाता है कि वो सॉल्व हो जाए तो 11 जो बाकी मसले हैं उनको उनके सोल्यूशन में आसानी हो जाती। और अगर वो इशू मजीद बढ़ जाए तो ये जो 11 इश्यूज हैं ये इनकी रेमेडी जो है या इनका जो मैग्नीट्यूड है उसमें इजाफा हो जाता है। और वो वन इशू कौन सा है? वो है इकोनॉमी। कि अगर आपके पास पैसा है तो बाकी 11 चीजें जो है ना उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं या उनका जो दुख है उसको आप समेट सकते हैं। लेकिन अगर आप इन 11 मसाइल के साथ माशी तौर पे भी कमजोर हैं तो फिर आप ये समझें कि बाकी 11 जो बीमारियां हैं वो आपकी जिंदगी को आसानी से गुजरने नहीं देंगे। पाकिस्तान में बेशुमार मसाइल हैं, रोजाना हम उन पर बात करते हैं, लेकिन जहां तक मैं अब तक मुताला कर चुका हूं उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो माशी मसला है। और जब तक हम अपने माशी अमूर को ठीक नहीं करेंगे बाकी जो 11 बीमारियां हम उनका कोई हल तलाश नहीं कर सकेंगे। तो आज के प्रोग्राम में हमारे पास 3 माशी माहिर हैं। इनसे चीजें ये पूछेंगे कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मैशियत का हाल क्या है और ये सॉल्यूशंस की तरफ हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे। और अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं तो अगले साल तक पाकिस्तान की माशी हालत क्या होगी। तो हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर फरक सलीम साहब, माशी माहिर हैं। शहबाज राना साहब, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं, आप भी बहुत बड़े फैन हैं माशाल्लाह, मैशियत पे अथॉरिटी हैं। और खुर्रम हुसैन साहब, आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मैशियतदान हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि माशी सूरत हाल पाकिस्तान की एक्चुअल है क्या? देखिए, आपने शुरू किया मामला बीमारियों के साथ। अब मईशत के अंदर कहते हैं कि 2 बीमारियां होती हैं और वो 100 बीमारियों की जड़ है। ठीक है। पहली बीमारी होती है बजट का खसारा। सही बात। वो बजट का खसारा अगर आप कर रहे हैं, कम हो, खर्चे ज्यादा। और दूसरी बीमारी है तिजारत का खसारा। ये 2 बीमारियां फिर आगे जन्म देती हैं 100 बीमारियां। ज्यादा रहे हो, बेच कम रहे हो। आप इंपोर्ट जो है वो ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो तिजारत का खसारा खड़ा हो गया। तो ये 2 बीमारियां जो हैं ये आगे जन्म देती हैं 100 बीमारियों को। बिल्कुल सही। ठीक है। अब इन 2 बीमारियों के ऊपर अगर आप देख लें, इनको दुरुस्त कर लें। अच्छा, अब ये कोई नया मामला नहीं। आप पिछले 25-30 सालों से देखें कि हर जून के महीने में हमारा वजीर खजाना खड़ा होता है नेशनल असेंबली में। तो एक साहब कहते हैं कि जी 3000 अरब का खसारा होगा, अगले साल आते हैं कि जी 4000 का होगा, अब कहने लगे जी 5000 का होगा। वो खसारे बढ़ाते चले जाते। 5-6 हजार अरब का बजट का खसारा करते हैं। फिर तजारती खसारा शुरू होता है, 25-30-35 सालों से चल रहा है। पहले हुआ करता था जी कि 8 अरब का था, 10 अरब का था, अब 45 अरब का बजट का खसारा। और इन दोनों बीमारियों के नतीजे में अब 63,000 अरब रुपए का आपने और मैंने कर लिया कर्जा इकट्ठा। ठीक है। 63,000 अरब रुपया। 63,000 अरब रुपया। और ये हमने पे करना है। ये हमने पे कर्जा जात है। ये उन 2 बीमारियों की नतीजे में देखे ये हुआ है। अब 63,000 लोग कहते हैं कि जी पता नहीं 63,000 कितना होता। हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत तकरीबन 3 लाख रुपए का कर्जदार है। ठीक। अब देखिए 1971 ज्यादा दूर की बात नहीं मेरे लिए। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उस वक्त 500 रुपए का कर्जदार था। हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत 500 रुपए का कर्जदार था 1971 में। और आज 3 लाख से ज्यादा। 3 लाख। ये वो बजटरी खसारा और तिजारती खसारे का नतीजा शुरू हो गया। अब आजकल जो चौधरी साहब बड़ी बात हो रही है वो आपने देखा कि पीटीआई वाले भी लगे, वो डिफॉल्ट की बड़ी बात। डिफॉल्ट रिस्क, वो कहते हैं डिफॉल्ट रिस्क बढ़ रहा है। अच्छा, वाकई बढ़ रहा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा अदाद शुमार 2-3 चीजें आपके सामने रख। देखिए, टोटल कर्जाजात जो बैरूनी कर्जाजात हैं वो तकरीबन 135 अरब डॉलर के जो हमने वापस करने। उनमें से जो बॉन्ड के कर्जाजात हैं जो हमने बॉन्ड्स की शक्ल में लिए हैं वो 9 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं है। ठीक। डिफॉल्ट का जब हम बात करते हैं ना, बॉन्ड की बात करते हैं। ठीक। सन 2023 में कोई भी बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा। ठीक। तो कोई भी डिफॉल्ट नहीं होगा। ठीक। जो बॉन्ड अगला वाला मैच्योर हो रहा है वो 15 अप्रैल सन 2024 में हो रहा है। ठीक। तो 16 महीने तो आप सोचिए कि डिफॉल्ट नहीं हो रहा। ठीक है। यानी डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया। 16 महीने नहीं हो रहा। ठीक। ये जो मेरा ख्याल है सियासी कैंपेन चल रही है कि जी मुल्क डिफॉल्ट के दरवाजे पे खड़ा है, डिफॉल्ट नहीं हो रहा। ठीक है।
लेकिन कर्जे भी वापस करने हैं हमने, कर्जे वापस करने हैं आपने, बिल्कुल वो एक तलवार है, वो तलवार लटक रही, लेकिन डिफॉल्ट 16 महीने के 15 अप्रैल, ठीक है। राणा साहब की तरह वापस आऊँ। राणा साहब ये फरमाइए, ये जो हम 13 अरब रुपए की उम्मीद, 13 अरब डॉलर की हमने उम्मीद लगाई थी कि हमारे दोस्त मुल्क हैं वो हमें दे देंगे और उससे हमारी इकॉनमी चल पड़ेगी, तो ये इसहाक डार साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए तो ये उम्मीद थी कि वो मामला सेटल हो जाएगा, लेकिन वो कर नहीं पाए। कर क्यों नहीं पा रहे? अच्छा, एक तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक तो आपने प्रोग्राम के आगाज में बता दिया, उसके मुताबिक पाकिस्तान की 60% जो आबादी वो बीमार है। आपने कहा 11 बीमारियां एक तरफ और एक बीमारी एक तरफ, तो 60% आबादी वो जिसके पास खाने को कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। और महंगाई बाकी जो 40 है उसमें से 25 से 30% इसमें हम लोग आ जाते हैं, मिडिल क्लास, हम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये इनके पास चले, इनका दाने इनके पूरे हो रहे हैं। तो आपने 60% आबादी को आज डिक्लेयर कर दिया वो बीमार है। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक होती है कि मैं आपके पास दरखास्त लेके आया हूं कि मेरी माली हालत बहुत कमजोर हो गई है, तो बादशाह सलामत पाग लगे रहे, कुछ दे दियो। तो ये वो जो 13 अरब डॉलर था ना, वो बादशाह सलामत, बच्चे सलामत रहे, कुछ दे दे, ये वो था। चाइना से था और सऊदी अरब से, सऊदी अरब, यूएई इसमें शामिल नहीं, सऊदी अरेबिया और चाइना, सऊदी अरेबिया और चाइना। लेकिन इसमें कोई तकरीबन 7 अरब डॉलर ऐसा है जो कि इन एनी केस आपके पास रोल ओवर हो जाना, मतलब हमने अदा करना है और वो हम अदा नहीं करेंगे, उनसे हम एक्सटेंशन 1 साल की, 2 साल की, जो भी एक पीरियड हो मिली। बाकी जो डार साहब ने कहा था कुछ तकरीबन 6 अरब डॉलर, वो पैसा है इजाफी कर्जे, उसके ऊपर अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। बल्कि जो मेरे चाइनीज जो हुकाम थे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो नए कर्जों के लिए अभी तक कोई दरखास्त नहीं है, हाँ जो पिछले रोल ओवर्स होने तो उनकी दरखास्त आई है। तो वो एक सेंटिमेंटल चीजें ठीक करने के लिए तो वो उनका बयान ठीक था। प्रैक्टिकली एडिशनल लोन्स के हवाले से कोई प्रोग्रेस नहीं है। हाँ ये जरूर है कि डार साहब की जो मुलाकातें कुछ हुई हैं, बैंक ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट से भी उन्होंने मुलाकात की, उसमें रिक्वेस्ट की है, यूएई के एम्बेसडर से मुलाकात की, उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की, चाइना से भी उन्होंने पहले रिक्वेस्ट की है। तो दरखास्तें हो रही हैं, आगे से रिस्पांस जो एग्जिस्टिंग लोन्स की हद तक तो आ रहा है पॉजिटिव, उससे आगे नहीं आ रहा। अब सवाल ये है कि अगर ये पैसे आ भी जाएं तो क्या पाकिस्तान की माशी मामला जो दुरुस्त हो जाएंगे? जो अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे ना कि जी 16 माह तो डिफॉल्ट का आपका जो है वो खतरा टल गया, वो टला नहीं है, वो ऐसे ही है। आ गया तो काम चल पड़ा, नहीं आया तो नहीं चला। लेकिन दो चीजें, एक तो आपका जो हुकूमत डिफॉल्ट करती है, अगर मिल गया तो खा लेंगे, नहीं मिला तो रोजा रख लेंगे। एक जो हुकूमत डिफॉल्ट करती है वो तो शायद नहीं हो रहा, लेकिन जो कंपनीज हैं और इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो फॉरेन पेमेंट्स हो रही है वो उसके ऊपर डिफॉल्ट कर रहे हैं। ठीक है, मसलन के जो आपने कोई चीज बाहर से दरामद की, उसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि आप बैंक के पास जाते हैं, वहां से कागज लेते हैं जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, एलसी, वो खोलते हैं और आपकी इंपोर्ट हो जाती है। दूसरा कुछ ओपन अकाउंट के जरिए भी होती है, आपने बाहर से चीज मंगवा ली, वो चीज आपके पोर्ट के ऊपर आ गई, जब आपका बैंक उसके अगेंस्ट उसको पेमेंट कर देगा पार्टी को, तो वो आपकी पोर्ट से चीज रिलीज होकर आपकी फैक्ट्री में आ जाएगी। वो बहुत सारा माल इस वक्त पोर्ट्स के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, और कुछ आपके जो इंटरनेशनल सप्लायर्स हैं, आपके जावेद साहब पूरी दुनिया में फिरते हैं, तो आपके ताल्लुकात हैं, वो आपके मुंह की वजह से 6 महीने से आपसे पैसे नहीं मांग रहे। टेक्निकली वो कंपनीज, वो अफराद, वो जो है वो डिफॉल्ट कर चुके हैं इस वक्त। अच्छा, इसका मतलब मार्केट जो है ना उसके अंदर डिफॉल्ट का रिस्क बहुत ज्यादा है। मार्केट के अंदर डिफॉल्ट, इंडस्ट्रीज, देखिए लोग इस वक्त सूरत हाल काफी ज्यादा खराब है। अब जितना मर्जी आप इसको अच्छाई का, मुस्बत रिपोर्टिंग का, पॉजिटिव परसेप्शन का लिबादा उसको उड़ा दें, हालात जो है अंडरलाइन वो बहुत खराब है। खुर्रम साहब ये फरमाइए सर, ये IMF का जो पैकेज था उससे हमने बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता की थी। आपकी अपनी रिपोर्ट है, आपका अपना ख्याल है कि वो ज़ाहिर मुअत्तल है और अगर जनवरी तक हम इन मामलात को दुरुस्त नहीं करते तो पाकिस्तान खासा खौफनाक किस्म के हालात का शिकार हो जाएगा। तो ये वजह क्या है कि IMF की जो रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी क्यों नहीं कर पा रहे? जावेद साहब, आई थिंक बुनियादी वजह तो है कि जैसे ही IMF का प्रोग्राम बहाल हुआ एंड अगस्त में, तो फौरन उन्होंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर बदल दिया गवर्नमेंट ने। तो जिस शख्स ने ये सारा प्रोग्राम नेगोशिएट करके बहाल किया था और इसकी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा करने के लिए जो अरेंजमेंट्स सारे अपनी अपनी जगह पे डाले थे, वो बंदा गया, दूसरा बंदा वो ले आए इसहाक डार साहब की शक्ल में। और डार साहब के पास कोई मुख्तलिफ आइडियाज थे। उनके पास आइडियाज थे कि मैं बैंक्स के ऊपर चीख के एक्सचेंज रेट को कम कर दूंगा, एक्सपोर्टर्स के ऊपर चीख के डॉलर ज्यादा ले आऊंगा, सुबहों के ऊपर चीख के थोड़े से फिस्कल रिसोर्सेज बचा के पेट्रोल की कीमतों को संभाल लूंगा। इस किस्म के आइडियाज जब उन्होंने इंप्लीमेंट करने शुरू किए तो कोई 1-2 हफ्तों के लिए तो उनका इफेक्ट नजर आया। डॉलर की कीमत एकदम से कोई 245 पे 220 से भी नीचे आ गई थी थोड़े अरसे के लिए।
लेकिन उसके बाद एकदम से हमने देखा कि सारे डॉलर्स ब्लैक मार्केट में चले गए, और आज आपको ऑफिशियल रेट पे अगर आप खरीदने की कोशिश भी करें आपको नहीं मिलेंगे डॉलर्स। आप 250 और 245 तक अगर पे करने के लिए तैयार हो तो ब्लैक मार्केट में जितने चाहिए आपको मिल जाएंगे। तो अब आई थिंक बेसिकली ये सिचुएशन है कि डार साहब जब तक रियलिटी को नहीं पहचानेंगे कि उनके आइडियाज जो हैं वो चले नहीं, तो तब तक ये प्रोग्राम बहाल नहीं होगा। और उसके साथ साथ अब कुछ उसके साइंस हमें नजर आ रहे हैं, जैसे स्टेट बैंक का जो शायरा सूद में 1% इजाफा किया गया अभी पिछले हफ्ते, ये लाजिम डार साहब की नॉलेज और उनकी एक्सेप्टेंस के बाद ही किया गया होगा। ये एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं डार साहब को समझ आ रही है कि उनकी मर्जी चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसहाक डार साहब अब मिफ्ता इस्माइल साहब के ट्रैक पे चलना शुरू हो गए। आई थिंक इसका मतलब ये हुआ कि डार साहब को कहीं ना कहीं एहसास अगर नहीं आ रहा तो आ जाएगा कि मिफ्ता साहब हैड अ पॉइंट ऑल अलोंग, कि जो बातें मिफ्ता साहब कर रहे थे कि भाई आईएमएफ जो है वो जो डिमांड्स हमारे सामने रख रहा है उनसे उनमें बहुत ज्यादा निगोशिएट करने की गुंजाइश नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट्स को चीख के आप अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चला सकते। ऑयल प्राइसेस अगर आलमी मंडी में चढ़ रही है या अगर आपका फिस्कल फ्रेमवर्क जो है वो डिमांड कर रहा है कि इसके ऊपर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी इसमें से रिकवर की जाए, आप उसको ढीठ होके चेंज नहीं कर सकते। अब आई थिंक ये टाइम आ चुका है जहां पे डार साहब को इस चीज का एहसास हो जाना चाहिए अगर ऑलरेडी हुआ नहीं है, और मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत शायद कहीं ना कहीं कुछ उनको नजर आना शुरू हो गया होगा। लेकिन जब तक ये पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर कि एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यू उन्होंने अंडर वैल्यू रखा हुआ है और साथ साथ मिनी बजट भी उनको लाना पड़ेगा, तो जब तक ये फंड प्रोग्राम जो है ये अटका रहेगा अपनी जगह। बिल्कुल ठीक। मैंने ब्रेक ले ली, लेकिन आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि क्या इसहाक डार साहब की जो फिलॉसफी है वो कंप्लीटली फेल हो गई है या फिर कुछ उम्मीद है? छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, ये हमेशा इसहाक डार साहब से बहुत उम्मीदें थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और ये कहा जाता था कि ये सबसे बड़े पहलवान है माशी लिहाज से और ये मामलात को आकर ठीक कर ले, तो माजी में करते भी रहे। तो इस बार ये फेल होते हुए नजर क्यों आ रहा है? देखिए, आईएमएफ के हवाले से तो मैं समझता हूं कि काफी डिफरेंसेस डेवलप हो गए सामने। ठीक। पहली बात चौधरी साहब ये है कि आईएमएफ के अलावा कोई हल नहीं है इस वक्त। ठीक। कोई भी हल नहीं। सऊदी अरेबिया का नाम ले लें, चाइना का नाम ले लें, यूएई का नाम ले लें, पहले आईएमएफ आएगा। बिल्कुल सही। पहले इधर से सनद मिलेगी तो उधर से पैसे मिलेंगे। अब पिछले 3-4 साल की आप तारीख देखें तो जब एक नया वजीर खजाना आता है, और बड़े वजीर खजाना बदले हैं, आपने देखा पीटीआई के दौरान भी, इनके दौरान पिछले 7-8 महीनों में 2 आ गए, वो एक नए नारे लगाता है और उस दौरान फिर आपका आईएमएफ का प्लान जो है वो फ्रीजर में चला जाता। ठीक। इस दफे भी यही हुआ। अब एक तो प्राइमरी सरप्लस और वो डेफिसिट का हमने वादा किया था कि जी हमारा सरप्लस आएगा बजट के अंदर, फिर वो बिजली के ऊपर जो हमने सब्सिडी दे दी एक्सपोर्ट सेक्टर को, उसके ऊपर भी आईएमएफ का कोई इख्तिलाफ नजर आ रहा है, फिर यूरिया के ऊपर फर्टिलाइजर सब्सिडी दे दी, उसके ऊपर भी अब वो कह रहे हैं कि आप ऑडिट करवाएं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, उसके ऊपर भी कुछ इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। जो पीएमएलएन का एक क्लासिक मॉडल रहा है ना, क्लासिक मॉडल खासतौर पर डार साहब का, वो ये था कि जी रुपए को हमने होल्ड कर लेना, होल्ड करके रखना है, या उसको आप समझिए कि ओवर वैल्यू करके रखना है, पहला। और दूसरा ये कि हमने ग्रोथ क्रिएट करनी है जिसके हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे, पुल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, और उससे आपकी नौकरियां भी बढ़ेंगी और जीडीपी और आपका जो मईशत का पहिया है वो चलेगा। सही बात। अब मामला ये है कि रुपए और डॉलर की जो वैल्यू है ना वो कोई शख्स ना वो कोई इदारा डिटरमिन कर सकता है, वो मार्केट ने करनी। ठीक। इतने बड़े पैसे, मतलब 100 अरब डॉलर का हमारा इखराज हो रहा है सालाना। ठीक। 70-80 बिलियन की हम इंपोर्ट कर लेते हैं, और कोई 20-22 बिलियन का हमने कर्जा वापस करना है। इसी तरह कोई 60 बिलियन का जो है वो आमद होती है, 30 बिलियन की एक्सपोर्ट। इतने बड़े अमाउंट्स हैं कि कोई भी शख्स या कोई भी इदारा, स्टेट बैंक को आप छोड़े, बैंक ऑफ इंग्लैंड नहीं कर सकता, जर्मनी का सेंट्रल बैंक नहीं कर सकता। ये मार्केट ने काम करना है। तो रुपए और डॉलर की जो वैल्यू है, ये मेरा ख्याल है कि हमें इसका एहसास करना होगा कि ये मार्केट ने डिटरमिन करनी है, ये हम लोग नहीं कर सकते। और दूसरा डॉक्टर साहब को अंडरस्टैंड करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा।
और मार्केट में अब हुकूमत के पास खजाना तो है नहीं, आपके पास पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम तो नहीं है कि आप सड़क बनाएं और पुल बनाएं, तो आपको एक नया मॉडल चाहिए होगा। वो जो क्लासिक मॉडल है रुपए को ओवर वैल्यू रखना और हुकूमती जो नहीं, मुगलों की फिलॉसफी थी वो नहीं चल सकती। वो पुरानी वाली फिलॉसफी जो है वो आप पुल बना लें या ताजमहल बना लें, उससे नहीं चल सकेगा। लेकिन जो असल खतरे की बात है ना चॉइस, वो है करेंसी क्राइसिस, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि डॉलर्स बिल्कुल खत्म हो गए मार्केट, और हम इंपोर्ट डिपेंडेंट, दरामदात के ऊपर इन्हिसार पाकिस्तान का बहुत ज्यादा है। अब से देखिए, गंदम हमने इंपोर्ट करनी है, सही बात, पेट्रोल से स्टार्ट कर, पेट्रोल हमने इंपोर्ट करना, डीजल हमने इंपोर्ट करना, उससे तेल, खाने पकाने का तेल, एलएनजी, कोयला, ये सब कुछ इंपोर्ट करना है, और इन इंपोर्ट अशिया की इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है। अब जो एलसीज खुल रही हैं उसमें कहा जा रहा है रान साहब के 8% प्रीमियम मांग रहा है, बिल्कुल जो 0.5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो तेल हमें महंगा मिलेगा, उसका खर्चा, उसके जो बर्दाश्त करने का मामला वो आपने करना है, हमारी इंडस्ट्री ने करना है। अगर हमें तेल महंगा मिल रहा है तो हम एक्सपोर्ट में कम्पीट कैसे करेंगे? बिल्कुल सही। राना साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो सूरत हाल है वैसे बड़ी गंभीर है, इस सूरत हाल को सामने रखें और फिर 2023 में जब पाकिस्तान दाखिल होगा तो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल क्या होगी जी? ये थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए। यही जो अभी हम बात कर रहे हैं, इसमें इजाफा हो जाएगा। 2023 की बात करें, मुझे 2024 तक कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। पॉलिटिकल चेंज हो जाए तो वो पता नहीं है, बट इकोनॉमिकली हम ऐसे ही रहेंगे। जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना, दो तरह के प्रॉब्लम्स हैं। एक तो पहले आप जाके मिन्नतें करें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, मैंने एलसी खोलनी है, वो आपने खोल ली जिस तरह भी। उसके बाद जो फॉरेन आपका सप्लायर है वो कहता है कि नहीं, आप नहीं, वो कहते हैं आप डिफॉल्ट अभी भी कर सकते हैं, एलसी बैंक ने खोल दिया, हमें उस पर एतबार नहीं है, आप फला एचएसबीसी बैंक के पास चले जाओ, क्रेडिट स्विस के पास चले जाओ, किसी और बैंक के पास जाओ, उसे कंफर्म करवा के लाओ। जो ये डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, कंफर्म करवाने जाते हो, 8% अपनी वैल्यू को यहां पे रखो। तो ये सूरत हाल इस हद तक खराब हो चुकी है। और जो वर्स्ट पार्ट ये है कि इसकी रियलाइजेशन है। हुकूमत, मसला क्या आ रहा है इस वक्त? मसला ये आ रहा है कि हुकूमत का एक पांव तो आईएमएफ के दरवाजे पे है, दूसरा सदर जरदारी साहब के दरवाजे पे, तीसरा मौलाना फजल रहमान के दरवाजे पे, चौथा रावलपिंडी में है। तो और इमरान खान साहब सड़कों पे है। इमरान खान साहब खैर वो तो अब सड़कों से पीछे हट गए, अब चले गए, ये एक अच्छी चीज हुई, वो सड़कों से पीछे हट गए। तो ये इस सूरत हाल में ना आप आईएमएफ को खुश कर पा रहे हैं, ना जरदारी साहब को कर पा रहे हैं, ना मौलाना साहब को कर पा रहे हैं, और ना ही आपसे वजारतें चल रही हैं। तो ये कॉम्प्लिकेट सिचुएशन हो चुकी है इनके लिए। इसका बेहतर हाल ये एक फैसला करने कि हमने 3 या 4 माह जो पॉपुलर किस्म की सियासत है वो नहीं करनी। और उसमें रासा मसला ये है ना कि ये 12 पार्टियों की कोलिशन है, और अगर ये पॉपुलर फैसले नहीं करते तो ये अगले इलेक्शन में बिल्कुल हार जाएंगे और इमरान खान को फायदा होगा इसका। ये बेसिकली क्योंकि एक सियासी जंग है ना, वो गलियों में चल रही है और उसकी वजह से मैशत को नुकसान हो रहा है। नहीं तो बड़ा सिंपल करें ना काम, फिर आईएमएफ को क्या, अल्लाह हाफिज, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम इलेक्शन जीत के वापस आ गए तो आपसे बात कर लेंगे। इस वक्त ना आईएमएफ खुश है ना आवाम खुश है। 2 कश्तियों के सवाल चौधरी साहब आपसे बेहतर कौन जानता, कोई भी खुश नहीं होता। तो एक कश्ती जो भी आपने चुननी है चुन ले और आगे बढ़े, इस तरह काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। कौन सा ये फरमाइएगा सर, इमरान खान साहब का फैक्टर है बाकी इस सारे माशी मामलात को खराब करने में, या फिर ये गवर्नमेंट बिला वजह ये इल्जाम लगा रही? नहीं, देखिए, इमरान खान ने तो मैशत का ये हशर करके छोड़ा है, और उस सूरत हाल से निकालना जो है वो इस गवर्नमेंट का काम बना है। जावेद साहब, आप याद करें, अप्रैल 2021 में ये प्रोग्राम पहली दफा बहाल होने जा रहा था। ये सस्पेंड हुआ था मार्च 2020 में जब कोविड आया। उसके बाद कोई तकरीबन 1 साल सस्पेंडेड रहा है। हफीज शेख साहब ने इसको रिवाइव किया है अप्रैल 2021 में, और उसके फौरन बाद हफीज शेख साहब को निकाल दिया गया, शौकत तरीन साहब को लाए। उन्होंने आते साथ कहा कि मैं तो इस पूरे प्रोग्राम को रीनेगोशिएट करूंगा, हम इससे अग्री नहीं करते, और उसमें 1 साल और गुजर गया। अब ये दोबारा से जब बहाल हुआ कोई फरवरी 2022 में, तो फिर से डिफॉल्ट कर गए। उसमें उन्होंने सब्सिडी अनाउंस कर दी, एमनेस्टी स्कीम अनाउंस कर दी, फिर से ऑफ ट्रैक हो गया, फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई। दूसरी गवर्नमेंट जो आई है पीडीएम वाली, उन्होंने कोई 3-4 महीने लगा के इसको दोबारा से जब रिवाइव किया है एंड अगस्त में, तो फिर लिफ्ता साहब को निकाल दिया, डार साहब आ गए, अब दोबारा वहां पे हम लोग वापस आ गए हैं। तो आई थिंक जैसे शहबाज कह रहे थे, अब फैसला करना है कि भाई या तो आप इसके साथ चले या कोई और रास्ता पकड़े। लेकिन ये जो ऑन ऑफ एक सिलसिला चल रहा है और 1 साल से ऊपर जो चल रहा है, दिस इज गेटिंग अस नोवेयर, इट्स गेटिंग अस डीपर इनटू द होल। हम तो और से और ज्यादा गहरे इस दलदल में चलते जा रहे हैं इसकी वजह से।
अच्छा वैसे खुर्रम साहब, एक सवाल ये भी है कि क्या ये गवर्नमेंट जो है, जो 12 जमातों की मुश्तरका गवर्नमेंट है, क्या ये इतना बड़ा रिस्क ले सकती है कि IMF के साथ चलना शुरू कर दे, जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं उसके मुताबिक चलना शुरू कर दें, जो हकीकतें उनका एतराफ़ कर लें? जावेद साहब, पॉसिबल तो है लेकिन टाइट बहुत होगा और डिपेंड करेगा कि इनको बैरूनी सपोर्ट कितनी मिलती है। जिस तरह से डार साहब कह रहे थे कि 13 अरब डॉलर की वो सपोर्ट लाइन अप करके आ गए हैं सऊदी अरब और चीन और मुख्तलिफ दोस्त ममालिकान से, अगर उस किस्म की सपोर्ट आ जाए तो जी हाँ पॉसिबल है। लेकिन अगर इस एडजस्टमेंट का सारा बोझ इन्होंने खुद उठाना है तो फिर मुश्किल होगा इनके लिए। और उसमें आई थिंक बेहतर फिर यही था कि जितना जल्दी इस सब कुछ को करके खत्म कर लेते तो पॉसिबल था। अब ये जो डिलेज आ रहे हैं इसका यही मतलब है कि जब तक इलेक्शन अनाउंस होगी तो ये एडजस्टमेंट फिर भी चल रही होगी, लेकिन अगर जून तक ये सारा सिलसिला वो खत्म कर देते, उसके बाद एक खुशहाली किस्म का बजट अनाउंस कर देते तो फिर भी कुछ पॉसिबिलिटी थी। तो आई थिंक गिवन डिलेज और गिवन बैरूनी सपोर्ट, इन दोनों चीजों पे अब डिपेंड करता है कि ये इस प्रोग्राम को लेके चल सकते हैं और आवाम को साथ साथ रख सकते हैं या नहीं। अच्छा, मैंने थोड़ा सा ब्रेक लेनी, लेकिन आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि पाकि एक्सपोर्ट्स कम हो गई हुई हैं, डॉलर जो है वो जाहिर है वो बहुत महंगा है पाकिस्तान के अंदर, और है भी नहीं, ये भी है, महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये हमारी कोई माशी खामियां हैं, गलतियां हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर ये कोई आलमी प्रॉब्लम है, कोई एक रिसेशन है, ग्लोबल रिसेशन है जो पाकिस्तान को भी हिट कर रहा है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। ये फरमाइए खुर्रम साहब, ये कोई ग्लोबल इशू है या फिर लोकल हमारी गलतियां हैं जिसकी वजह से खमियाजा भुगत रहे हैं जिसका? देखिए, दोनों ही चीजें हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो फंसे हुए हैं एक रट के अंदर, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम लोग पिछले 40 साल से कॉटन बेस्ड एक्सपोर्ट से बाहर निकल ही नहीं सक रहे। जहां पे हमारे एक्सपोर्ट्स एक्सपैंड किए हैं वो कॉटन से अगर वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स पे चले गए हैं तो बड़ी बात है, लेकिन आप बाकी मुल्कों को देख लें जो 80s में से लेके आज तक, जैसे हिंदुस्तान है, तो वो निकल के अब फार्मास्यूटिकल्स और IT और तमाम और प्रोडक्ट्स में चला गया। पाकिस्तान अभी तक वहीं का वहीं फंसा है जहां पे 1980s में हम लोग फंसे हुए थे। इसी के साथ साथ अगर आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो अपने एक्सपोर्ट्स के लिए, तो उस प्रोडक्ट की जो साइकिल्स होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उन साइकिल्स के आप अपने फिर प्रिजनर रहेंगे। और कॉटन एक्सपोर्ट्स के साथ यही होता है कि जब बैरूनी मार्केट्स में, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जहां पे ज्यादातर हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जब उन मार्केट्स में खुशहाली आती है तो वहां के लोग जाके अपने लिए कपड़े और अपने पर्दे और अपनी बेडशीट्स और टॉवल्स और चीजें खरीदते हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट्स उसके साथ साथ चढ़ते हैं। जब उनकी मईशत नीचे जाती है तो उसके साथ साथ उनकी खरीदारी भी कम होती है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आजकल तो उन मार्केट्स में बहुत सीरियस रिसेशन आया हुआ है, इसलिए काफी पिछले 2-3 महीनों से, और अभी ये आगाज है सर, ये 2023 में ये स्टार्ट होगा रिसेशन, प्रॉपर रिसेशन, और 2024 तक चलेगा एंड तक। उस वक्त तक पता नहीं क्या सूरत हाल होती। राशि फरमाइए सर, ये जो महंगाई है इसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाएगी या नहीं कर? गवर्नमेंट महंगाई कर रही है, खुद कर रही है, उसके फैसलों की वजह से महंगाई हो रही है। दो बड़े फैक्टर्स हैं महंगाई के। आलमी मंडी में जो हो रहा है ऊपर नीचे वो आपको पता है। देखिए, जो तेल की कीमतें आलमी मंडी में वो तो एक जगह पे जाकर स्टेबल हो गई, बल्कि $2-4 कम हो रही है। मसला ये कि आपका रुपया आपके काबू नहीं आ रहा, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। उसके बाद फिर आपने, जैसे हम पहले बात करें, IMF को भी खुश करना है, तो फिर आपने पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर टैक्सेस भी लगाने हैं। फिर बिजली कह रहे हैं 50 रुपए पाकिस्तान की हिस्ट्री में लग चुकी, लेकिन वो ज्यादा इसलिए नहीं है कि उसके ऊपर अभी 17% GST नहीं है। तो अगर GST भी डाल दे तो फिर वो ज्यादा हो जाती है। अभी जब GST लगेगा तो फिर ज्यादा हो जाएगी। तो आपने वो मसनूआत भी महंगी करनी है पेट्रोलियम की, फिर आपने बिजली की कीमतें भी महंगी करनी है। तो हुकूमत वजह बन रही है महंगाई करने की, ना कि वो महंगाई कम करने की। उसके ऊपर जो दूसरा बड़ा फैक्टर हो रहा है, चूंकि सूबे में हुकूमत किसी और पार्टी की है, वफाक में किसी और की है, तो जो एक मार्केट के अंदर कुछ आपको मैकेनिज्म नजर आता है कीमतों को मुस्तहकम रखने का, वो मिसिंग है। फिर जो आपने इंपोर्ट्स करनी है, इस मुल्क में अभी तक मतलब 12 पार्टियां मिलकर प्याज की कीमत नहीं कंट्रोल कर सकी। ठीक है, आप फैसला नहीं कर सके कि आपने भारत से जो है वो प्याज मंगवाना, अफगानिस्तान से मंगवाया, थोड़ा सा उससे वो आपकी प्राइस स्टेबल है, उसके बाद वो फिर अभी 1200 रुपए की 5 किलो आपको मिल रहे हैं। तो जो हुकूमत ये प्याज काबू नहीं कर सकी। अच्छा, इसमें सूबा का कसूर नहीं है। प्याज है वो हिंदू है, और जो टमाटर आया था वो कहते हैं शिया है, उन्होंने उसको जिस तरह उसके साथ सलूक किया ईरान के बॉर्डर पे, वो आपके सामने है सर। तो देखिए, बात यह है कि ठीक है, जो प्राइस कंट्रोल तो सूबे का काम है, लेकिन
जो जब किसी भी चीज की कमी हो जाती है तो उसकी दरामद करने का फैसला वफाकी हुकूमत का होता है। ठीक। तो प्याज आपकी दस्तरस में नहीं है, तो एक मुझे नहीं समझ आ रही है महंगाई कम कैसे करिए, तो बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह बन रही है महंगाई बढ़ा वैसे रही है। इसके अंदर विल नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, या फिर रिट नहीं है ये मसला। देखिए विल की भी इस दफा कमी लग रही है। पहले हमारा ये ख्याल था कि इनमें विल है, जिस तरीके से निजाम अब चल रहा है ना, अब ज्यादा निजाम ब्यूरोक्रेट्स के और टेक्नोक्रेट्स के हाथों में चला गया है, तो ये एक बड़ी खतरनाक बात है। ये नहीं होना चाहिए था। फिर एक जो दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर किसी को वजीर खजाना इनकार करते हैं तो वो जरदारी साहब के पास चला जाता है, जरदारी साहब इनकार करते हैं तो मौलाना साहब के पास चला जाता है, तो इवेंचुअली फिर वजीर खजाना को करना पड़ जाता है और वहां से सिफारिश आ तो जाती है। ये भी एक मसला बना हुआ है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये सारी सूरत हाल है अब आपके सामने, ठीक है, इस सारी सूरत हाल में अब आप गवर्नमेंट को मशवरा क्या देंगे? क्या ये घर चले जाएं या डट जाएं, मुकाबला करें? और इमरान खान साहब जो सड़कों में बैठे हुए हैं वो कितनी महंगाई पैदा कर रहे हैं? सियासी मामला आ गया। चल साहब, कश्ती एक ही, मैं नहीं समझता हूं कि दो कश्तियां हैं और हुकूमत दो कश्तियों में, या उसका हुकूमत के पास चॉइस। कश्ती एक ही है और वो कश्ती IMF की है। अगर उस कश्ती में आप नहीं है तो फिर आप एक खुले समुंदर में हैं और उस समुंदर में शार्क्स, बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बड़ी शार्क्स, और आपने जैकेट भी नहीं पहनी हुई, आपके पास कुछ भी नहीं है तो कश्ती एक ही है। अनफॉर्चुनेटली जो हमने पिछले 25, 30, 35 सालों से गलतियां की हैं, कश्ती एक ही है। अब आप 35 सालों से गलतियां कर रहे हैं, 63,000 अरब का आपने कर्जा इकट्ठा कर लिया है। अब ये वाजिब सवाल नहीं बनता चौधरी साहब आपकी तरफ से कि हुकूमत क्या करे, या आप हमको सोल्यूशन दे दें। 35 साल की गलतियों में आप और मैं क्या नया सोल्यूशन? नहीं तो हमें भी एक पजेरो दे दें, कुछ दफ्तर दे दें, कुछ सोल्यूशन निकल आए। सही बात। उसके बगैर नहीं, वो डॉक्टर साहब को मिली थी वैसे, नहीं उन्होंने ली नहीं थी, इनका वो बीच में रह गया था। उससे पहले सोचिए, हमारे जो पिछले 35 साल के खसारे हैं वो अमेरिका पुर करता रहा है। आप अंदाजा कीजिए पिछले 50 सालों में 78 अरब डॉलर की इकोनॉमिक असिस्टेंस, ये कर्जाजात नहीं है, ये अमेरिका की तरफ से है। 23वां प्रोग्राम आपका IMF का चल रहा है, वर्ल्ड बैंक से कर्जे लग गए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जे लग गए, पेरिस क्लब के कर्जाजात लग गए। अब तब्दील हो गई है दुनिया। पहले अफगानिस्तान की जंग लड़ी थी, हमें पैसे मिल जाते थे, वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई, हमें पैसे मिल गए। अब वो जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो है दुनिया की, यानी अब कोई जंग का इम्कान भी नहीं है कि हमें पैसे मिल जाएंगे। देखिए इस खित्ते में तो नहीं है कहीं। तो अब वो जो आप खसारे कर रहे हैं, जो हमारी फैसला साज शख्सियात बैठी हैं, क्या वो ये समझ रही हैं कि हम खसारे करते जाएंगे और दुनिया वो पुर करती जाएगी? वक्त तब्दील हो गया, अमेरिका के सख्त फैसले करने पड़ेंगे। आपको याद है कि मिफ्ता इस्माइल बनना पड़ेगा। IMF के वेवर्स आया करते थे, जब जंग लगी हुई थी वॉर ऑन टेरर की, तो हम IMF की कंडीशंस पूरी नहीं करते थे, हमें वेवर्स मिलते थे। ठीक। अब वेवर्स नहीं मिलने वाले, अब अमेरिका आपको पैसे नहीं देने वाला, अब पेरिस क्लब से, तो ये पैसे बंद हो गए। अब हमें अपने दो टांगों पे, पांव पे खुद खड़ा होना होगा। ये एहसास नहीं हो रहा हमारी फैसला। अच्छा, ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इस वक्त, क्या वो अफेक्ट कर रहा है सारी सूरत को? नहीं जी, बिल्कुल 100% कर रहा है। देखिए इसके दो हिस्से बनते हैं आपके सवाल के। एक तो ये है कि एक पार्टी जो है, जो PTI है, वो इस वक्त ये समझती है कि अगर इंतशार फैलेगा, अगर खाना जंगी होगी, तो ये उनके सियासी मुफाद में। बिल्कुल सही। वो ये एक्चुअल चाह रही है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, वो ये चाह रहे हैं कि शायद उनका गोल जो है वो उनको मिल जाएगा। तो एक तो पार्टी एक्चुअली उस तरफ लगी हुई है, लेकिन ये बहाना इस्तेमाल करके ये हुकूमत कहेगी जी हम पॉलिसी नहीं बना पा रहे। देखिए इस हुकूमत की कोई पॉलिसी भी तो सामने नजर नहीं आ रही। ऐसा लगता है जैसे दिन इनका गला तो नहीं पकड़ा हुआ, ये भी दिन गुजार रहे हैं और वो भी दिन गुजार रहे हैं, दोनों दिन। एक तो अपनी कुर्सी संभालने के चक्कर में है, दूसरा कुर्सी लेने के चक्कर में है, और इसमें जो 22 करोड़ अवाम है उनका मफाद कहीं नजर नहीं आता। अच्छा, वैसे करना क्या चाहिए? वैसे आपके ज़हन में कोई है सोल्यूशन? देखिए हम सोल्यूशन जाना साहब को पता है, खुरम साहब को पता है, हम पिछले 20-25 साल से आप लोगों के प्रोग्रामों में सोल्यूशन पेश कर रहे हैं। आमदनी बढ़ाएं और खर्चे कम यार करें। इतना खसारा जो हुकूमत करती है, बुनियादी बात यह है कि इस रियासत पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद से। बिल्कुल सही बात। उसका एक एस्पेक्ट राना साहब ने भी आपको बताया, PIA हो गया, उसमें स्टील मिल होगी, आप अंदाजा कीजिए कि 2-2.5 हजार अरब रुपया तो हमने सिर्फ बिजली का खसारा कर डाला है, जो गर्दिशी कर्जा कह रहे हैं। कोई 1404 अरब डॉलर की गैस इस मुल्क में या चोरी हो जाती है, लीक हो जाती है, हम उसको कहते हैं अनअकाउंटेड फॉर गैस। उसका क्या मतलब? पिछले साल को 3-3.5 अरब डॉलर की हमने कतर से गैस खरीदी। भाई अपनी लीकेजेस अपनी चोरी खत्म कर लें, आप तो कतर को नहीं दे, अपनी गैस ही रिकवर कर लें, अपनी गैस पैदा कर लें, उसमें आप कुएं खोदें, क्यों नहीं खोद रहे? पेट्रोल अपना पैदा कर लें, कुएं क्यों नहीं खोद रहे आप? जो अभी आप बात कह रहे हैं, इसके ऊपर एक अमेरिका का इदारा है, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, वो सरकारी इदारा है, उसने पाकिस्तान
पाकिस्तान की जो सर्वे किया है वो कहता है कि पाकिस्तान के पास अगले 50 साल की गैस मौजूद है, बिल्कुल। वो कह रहा है पाकिस्तान के पास अगले 55 साल का पेट्रोल है जो मौजूद, कोयला जो उससे बिजली बना सकते हैं। हमने सारी पेट्रोल जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज थी बैरूनी, उनको सबको भगा दी। ये सूरत है। खुर्रम साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लूंगा। बड़े वार प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खुर्रम साहब, ये पाकिस्तान में हमेशा एक एतराज ये किया जाता है कि हर शख्स मर्ज जरूर बता देता है, लेकिन इलाज किसी के पास नहीं होता। तो आपके पास कोई ऐसा इलाज है कि हम माशी तौर पे क्या मामलात ऐसे करें कि जिससे पाकिस्तान इस माशी बहरान से बाहर आ जाए? देखिए, मेरे पास कोई मैजिक पिल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको अगर एक छोटा सा किस्सा बता दूं कि आज ही इनफैक्ट मेरी बात हो रही थी पाकिस्तान के कुछ फॉरेन क्रेडिटर्स के साथ, यानी कि वो कर्जाकार जो पाकिस्तान जिनसे पाकिस्तान ने कर्जा लिया हुआ है, और वो हैरानी से मुझे बता रहे थे कि आपके मुल्क के मसले एक्चुअली इतने बड़े हैं नहीं जितने बनाए जाते हैं। और उन्होंने मुझे लिस्ट पढ़ के सुना दी कि आप लोगों की अगर डेट का बर्डन इतना है और माली खसारा इतना है और फलाने तमाम जो इंडिकेटर्स जो हम लोग भी रोज रोज डिस्कस कर रहे होते हैं, वो आप बाकी मुल्कों के देखें तो एक्चुअली इतने बुरे हालात नहीं है आपके कहीं से भी। और कोई आप लोगों की ऐसी सूरत हाल नहीं है पाकिस्तान की, जितना भारी बोझ आप लोगों को लग रहा है वो इतना, उसकी कोई वजह नहीं है ऐसा, जितना पोटेंशियल पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की अपनी एग्रीकल्चर में जितना पोटेंशियल है, जितना बेसिकली जुकाम को कैंसर समझ रहे हैं बेसिकली मसला ये है कि मसले का हल हम सबके सामने है जावेद साहब, सिर्फ उसको कैप्चर करने का मसला है कि भाई हम लोग अपनी पोटेंशियल को अनलॉक किस तरह से करें, और वो भी कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल चीज है कि पहली चीज, हम लोगों को आपस में जो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं पिछले कितने डेकेड से, वो चीज खत्म करनी होगी। पहले हम लोगों को आपस में तय कर ले कि भाई ये रूल्स हैं हमारे यहाँ पावर में आने के, इन रूल्स के अंदर अंदर खेल के जिसने पावर में आना है वो बेशक आ जाए, इन रूल से बाहर मत खेले खुदा के वास्ते। मीनिंग अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम लोग थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें तो फिर आपकी एक लीडरशिप निकलनी शुरू होएगी जो आपके पोटेंशियल को कैप्चर करने के ऊपर फोकस कर सके। फिलहाल तो हर लीडरशिप जो मुझे याद आ रही है पिछले 30 सालों से, उसका सारा फोकस जो था वो तो या तो पावर में आने के लिए या पावर में रहने के लिए, वहीं पे बात शुरू होती थी और खत्म हो जाती थी। तो आई थिंक एक दफा ये मसला हल हो जाए तो पाकिस्तान नीड नॉट बी श्रीलंका, पाकिस्तान नीड नॉट बी ज़ाम्बिया या वेनेजुएला, पाकिस्तान चल सकते हैं हिंदुस्तान। अच्छा शहबाज साहब, एक जो चीज मैं आऊंगा खुर्रम साहब आपकी तरफ। शहबाज साहब, एक जो चीज मुझे बहुत ज्यादा फील होती है कि सारी जो सियासी जमातें हैं ना, इन सब के पास वकील बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा कि वजीर कानून बनने के लिए 40 लोग होते हैं इनके पास, लेकिन माशी माहिर जो है इनके पास बिल्कुल नहीं होते। इन्होंने अभी तक कोई स्कूल नहीं बनाया, अभी तक इन्होंने कोई रिसर्च सेंटर नहीं बनाया, और जब भी आते हैं तो सबसे पहले ट्राई करना शुरू कर देते हैं, इनको ट्राई कर ले, उनको ट्राई कर ले, उनको ट्राई। 5 वजीर खजाना बनते हैं इनके। तो ये मेरा ख्याल नॉन सीरियसनेस है इनकी पार्टी की। दो बातें, एक तो जो खुर्रम साहब भी कह रहे थे ना, या तो वजीर खजाना खुद इमरान खान ने डिसाइड करना होता तो शायद वो पहले दिन ही उसी को लिया था जिसको वो लाना चाहते थे। उन्होंने पिंडी का भी उसमें कंसेंट लेनी थी, अपनी भी लेनी थी, तो इसलिए उनको फैसला ही नहीं हो पाया कि किसको लाना। सबसे बड़ी इकसादी टीम थी इमरान खान साहब की, सबसे बड़ी इकतसादी टीम, लेकिन अपना बंदा एक भी नहीं था। तो ठीक है, जिसको वो लाया आखिर में उसने आगे बिल्कुल ही छक्का ऐसा मारा कि हर चीज उसने फारिग कर दी। अच्छा, अब पीएमएलएन का मसला ये कि अगर आप पंजाब से नहीं है तो आप जितने मर्जी काबिल वजीर खजाना है तो आपको फारिग कर दिया जाएगा। आपका पंजाब का आपका वो क्या उसको बोलते हैं, डोमिसाइल होना आपका बहुत जरूरी है। यानी मिफ्ता इस्माइल भी है तो आप जाएंगे, आप वापस जाएंगे, आप कराची वापस जाएंगे। तो ये एक आपके प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर पीएमएलएन में अभी भी बड़े यंग अच्छे लड़के हैं, बिलाल क्या नहीं है उनका, वो राना एहसान है, और भी उसमें बहुत काबिल लोग हैं। ऐसा नहीं कि इनके पास नहीं, पीपल्स पार्टी में अच्छे लोग हैं। मसला सिर्फ ये है कि पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब के पास के करीब कौन है, नवाज शरीफ साहब के करीब कौन है, इमरान खान साहब के करीब कौन है। अगर आप मेरिट पे देखें तो तमाम पार्टीज में आपको बंदे मिल जाएंगे। ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे वो टैलेंट की डर्थ नहीं है। हाँ, आप कौन आपका काबिल एतमाद है, ये सवाल है। अच्छा, फरमाइएगा, कहा जाता है कि अगर सारी सियासी जमातें बैठ जाएं
और फिर साथ हम जुडिशरी को भी बिठा लें, चीफ जस्टिस साहब को भी बिठा लें, फिर हम आर्मी चीफ को भी बिठा लें और ये सब मिल के कोई फार्मूला तय कर ले तो शायद मुल्क चल जाए। सर मैं मात्र चाहता हूँ आप जवाब दें, मुझे चीफ जस्टिस बना दें, आप आर्मी चीफ बन जाए, उनको कहें आगे इकॉनमी चला लें, फिर इस तरह कर लेना, फिर आइए क्या वो कहते हैं सबको बिठाएं एक बार। चौधरी साहब, पिछले 70-75 सालों में दूसरी जंग अजीम के बाद इटली में कोई 70 के करीब वज़राए आज़म हुकूमतें तब्दील हुई। ठीक, उन्होंने अपनी मईशत और अपनी सियासत के दरमियान एक फायरवॉल खड़ी कर ली ठीक हो कि सियासतदान सियासत करते रहे, हमने जो मईशत की जो पटरी है उससे हटना नहीं। बिल्कुल सर। आप अंदाजे पिछले 20 सालों में मेरा ख्याल है कि 1 दर्जन वज़राए आज़म तो जापान में चेंज हो गए, बरतानिया में भी हमारे देखे तो 2 महीनों में 3 वज़ीर। तो मईशत अपनी जगह चलती रहे। अच्छा, अभी पोटेंशियल का बड़ा जिक्र हो रहा है। देखिए खुर्रम साहब ने 2-3 दफा पोटेंशियल का लफ्ज इस्तेमाल, 3 चीजें मेरी जहन में जो हैं। एक वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई है, वो कहलाती है पाकिस्तान एट द रेट ऑफ 100, कि आप 100 साल के होने वाले। ठीक, वो ये कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में शमसी तवानाई का जो पोटेंशियल है वो 30 लाख मेगावाट है। हम इस वक्त कितना बना रहे हैं? को 1500, और कुछ भी नहीं बना रहे। 1500 और 30 लाख कुछ लोगों ने अपने घरों के छतों पे लगाया हुआ है, बस उससे काम चला। सोचिए डिफरेंस बिटवीन जो हम कर रहे हैं और जो पोटेंशियल। विंड एनर्जी जो है, जो हवा से बनाने वाली, वो को 3,45,000 मेगावाट का पोटेंशियल है और मेरा ख्याल है 1,000-1,200 से ऊपर हम नहीं बना रहे। 27 मिलियन टन की गंदम उगा रहे हैं, वो कह रहे हैं 87 मिलियन टन, 87। आप सोचिए अगर 87 मिलियन टन गंदम इस मुल्क में उगना शुरू, इस पूरे खित्ते की हम फूड बास्केट बन सकते हैं। ये पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे कमी जो नजर आती है वो तो सियासी नीयत और काबिलियत, पॉलिसी का भी है। पॉलिसी, जब हमारी पॉलिसी शिफ्ट होगी अचानक, और पहले आप कहेंगे कि गन्ना उगाते रहे, जब गन्ना उगा लेंगे तो उन्हें कहेंगे जी फैक्ट्रियां नहीं लेंगी आपसे गन्ना, और जब फैक्ट्रियां गन्ना आपसे ले लेंगी तो पैसे नहीं देंगी आपको। तो पॉलिसी कोई नहीं है मेरा ख्याल है। सब पॉलिसी एक ही चाहिए कि हुकूमत प्रोडक्टिव सेक्टर में ना आए, हुकूमत कोई काम ना करे, हुकूमत सिर्फ हुक्मरानी करे, बाकी प्राइवेट मार्केट को हर काम करने दे। ये एक ही पॉलिसी काफी। तो इसलिए गवर्नमेंट ये कर लेगी आपका ख्याल है? कोई गवर्नमेंट नहीं, कतन भी नहीं करेगी। तो फिर सर आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला खुद करना है। लेकिन अगेन मैं दोबारा यही कहूंगा कि अगर आप माशी तौर पे खुशहाल हैं तो आप सारे मसले हल कर लेंगे, और अगर आपकी मैशी अमूर आपके ठीक नहीं चल रहे तो फिर सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।